Hello friends, once again good morning. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद्या। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डे 2 ऑफ द क्रेडिट मैनेजमेंट। तो बिफोर वी बिगिन लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने डे 1 में क्या क्या पढ़ा था। डे 1 में सबसे पहले हमने कवर अप किया था अपना टॉपिक जो है वो है व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वैसा रिस्क जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम से पैसा जाता है और वापस आने का पॉसिबिलिटी कम होता है या नहीं होता है, दैट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे व्हाट आर द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एपेटाइट, विच रिस्क हाउ मच शुड वी एक्सेप्ट, थर्ड है कंट्रोल, कैसे हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, और फोर्थ है मिटिगेशन। उसके बाद हमने इंटरनल गवर्नेंस पे डिस्कशन किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे टॉप पे होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थर्ड पे होता है सेकंड पे होता है सॉरी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो बोर्ड लेवल सब कमेटी होता है। उसके बाद होता है क्रेडिट प्रोसेसिंग कमेटी होता है, और एक सीआरएमडी होता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क में डिफॉल्ट रिस्क आता है और क्रेडिट स्प्रेड रिस्क आता है। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि जहाँ पे रिकवरी रेट में मुझे लगता है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या होता है, डाउनग्रेड ऑफ रिस्क होता है। इसको डाउनग्रेड रिस्क भी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे कंपनी की रेटिंग होती है, सपोज ट्रिपल ए से डबल ए हो गया, इसका रेटिंग डाउनग्रेड हो गया। सेकंड पार्ट आया था पोर्टफोलियो लेवल रिस्क पे, हमने डिस्कशन किया था सिस्टेमिक या इंट्रिंसिक रिस्क, जहाँ पे विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, इकोनॉमी एज ए होल होता है। इसको एग्जांपल समझ सकते हैं 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल क्राइसिस, वहाँ पे इकोनॉमी एज ए होल में डाउन ट्रेंड आया था। सेकंड हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो लेवल रिस्क में कंसंट्रेशन रिस्क। उसके बाद हमने क्या पॉइंटर्स नोट किया था कि हायर रेटिंग लोअर रिस्क, लोअर रेटिंग हाई रिस्क। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया था क्रेडिट रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, क्यों जरूरी है क्रेडिट रिस्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके बाद हमने किया था कि ट्रांजेक्शनल लेवल में कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स है हमारे पास, क्रेडिट अप्रेजल है, रिस्क एनालिसिस करते हैं, क्रेडिट ऑडिट करते हैं, और प्राइसिंग रिस्क बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहता है। फिर हमने देखा कि हमारे क्रेडिट पॉलिसी में हम क्या देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर, मल्टी लेयर अप्रूवल होता है, जितना अमाउंट ज्यादा होता है उतना ज्यादा अप्रूवल सिस्टम ऊपर जाता है। अप्रेजल देखते हैं, रेटिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। नेक्स्ट होता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो आज का जो टॉपिक है डे 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, एक चीज आप दिमाग में रख लो कि रिस्क को नहीं समझना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए टू अंडरस्टैंड रिस्क और बीएफएम को क्रैक करने के लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को थोड़ा समझना पड़ेगा बैंकिंग में, स्पेशली क्रेडिट रिस्क। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल, एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और एलआरएम। तो समझते हैं रिस्क मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ रिस्क थ्रू क्रेडिट रेटिंग, पहला है कि रिस्क को मेजरमेंट करने के लिए बैंक के पास क्या टूल होता है, क्रेडिट रेटिंग यूज करते हैं। क्रेडिट रेटिंग मतलब होता है कंपनी की रेटिंग होती है। बड़े बड़े कंपनीज का अपना एक रेटिंग का स्टैंडर्ड होता है, उसको रेटिंग देते हैं। और छोटे में हम आते हैं, थंब रूल यूज करते हैं बैंकिंग के छोटे लोन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटिफाइंग द रिस्क थ्रू एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस। ये पोर्टफोलियो लेवल पे होता है कि पोर्टफोलियो लेवल पे हम सपोज करते हैं किसी एमएसएमई पोर्टफोलियो में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एमएसएमई एज अ होल बैंक को इतना लॉस होगा। ठीक है, बट एक्चुअल लॉस फिर देखते हैं कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वो ओवर ए पीरियड इसको ट्रैक करते हैं बैंकिंग सिस्टम में। इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे फर्दर। देखो व्हाई क्रेडिट रेटिंग। देखो क्रेडिट रेटिंग serves two distinct but related roles. They are assigned to bank to measure their financial stability. सबसे पहला है कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझने के लिए क्रेडिट रेटिंग जरूरी है। दूसरा है टू असेस द रिस्क ऑफ लेंडिंग और कंटिन्यूइंग। हम क्रेडिट रेटिंग इसलिए भी करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं रेटिंग करके कि वेदर हम लेंडिंग को कंटिन्यू करेंगे या मार्क फॉर एग्जिट करेंगे। मान लो रेटिंग किसी कंपनी का ट्रिपल ए था, ऑल ऑफ ए सडन डाउनग्रेड होकर सी हो गया, हमको लग रहा है रिस्क है यहाँ पे फर्दर इसको कंटिन्यू करने का। यहाँ पे ये रेटिंग करने से वो चीज समझ में आता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट रेटिंग इज इंपॉर्टेंट।
और देखो देर इज नो मैथमेटिकल मॉडल टू गेट द एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। जरूरी नहीं कि ट्रिपल ए रेटेड जो होते हैं वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, या सी रेटेड जो कंपनी होते हैं वो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो जो भी एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है, जैसे क्रिसिल है, फिच है, ब्रिकवर्क है, वो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग देते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आप देखोगे ट्रिपल ए से ट्रिपल बी रेटेड होता है, स्पेकुलेटिव लेवल में डबल बी से डी होता है, इंडिविजुअल लेवल पे हम देखते हैं एक्सपीरियन या सिबिल स्कोर है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका सिबिल स्कोर अच्छा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन में रिबेट देते हैं, मानते हैं कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देते हैं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जिसका अच्छा सिबिल स्कोर है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी या रेट ऑफ डिफॉल्ट कम होता है उस कैटेगरी है बोरोवर में। सपोज बैंक ने एक्सपोजर एज ए होल 800 सिविल स्कोर वाले का टोटल एक्सपोजर बैंक एज होल सपोज हम मानते हैं 1000 करोड़ है, तो उस 1000 करोड़ में से मान लो 10% डिफॉल्ट रेट आया, बैंक देखा, ओके। अब नेक्स्ट आता है, सपोज हम गुड वाले लेते हैं 670 से लेकर 739, उसमें बैंक का पोर्टफोलियो सपोज 500 करोड़ है। उस 500 करोड़ में डिफॉल्ट रेट आता है, देख रहा है 30% या 20% आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हायर वाले जो होते हैं वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, रेट ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है। इसलिए जितना हायर रेटिंग आता है कंपनीज का, ट्रिपल ए ले लो या सिबिल स्कोर इंडिविजुअल के केस में, उसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, borrower in the A category rating may default, whereas borrower in the C category may not default. What does this imply? This implies that there is a low default rate, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डिफॉल्ट होगा लो डिफॉल्ट रेट इन हायर रेटिंग एंड हाई डिफॉल्ट रेट इन लोअर रेटिंग। मतलब ए कैटेगरी वाले जितने रेटिंग रेटेड कंपनीज है उनका सपोज डिफॉल्ट रेट अगर 10% है, इन कंपेरिजन टू अगर सी कैटेगरी वाले रेटेड है उनका डिफॉल्ट रेट 30% है, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस वो कैपिटल रिक्वायरमेंट एसेस करती है बैंक को कि मेरे पास ए कैटेगरी में सपोज ज्यादा है, डिफॉल्ट रेट कम होगा, तो मुझे कैपिटल और प्रोविजनिंग दोनों कम रखना पड़ेगा। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको एक बार समझ लेना अच्छे से। और कुछ कोई क्वेरी रहा तो ड्रॉप मी इन द चैट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। देखो मैंने पहले बताया था हायर रेटिंग, हायर रेटिंग से क्या फायदा होता है, प्राइसिंग इज लोअर, मतलब प्राइसिंग इज लोअर मतलब इंटरेस्ट रेट कम लगता है, रिस्क कम होता है, लो डिफॉल्ट रेट हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट की जो मैंने बात किया था, लोअर रेटिंग है तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है उसमें, डिफॉल्ट रेट ज्यादा होगा। इसको याद रखना, हायर रेटिंग लो रिस्क, लोअर रेटिंग हाई रिस्क। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, क्रेडिट रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल। देखो पहले हमने डिस्कशन किया था, दो होते हैं, एक पोर्टफोलियो लेवल पे हो, एक ट्रांजेक्शन लेवल पे होता है, एक पोर्टफोलियो लेवल पे होता है। ट्रांजेक्शन लेवल पे जो होता है इंडिविजुअल को बैंक मॉनिटर करता है, पोर्टफोलियो लेवल में पोर्टफोलियो एज ए होल, एमएसएमई का पोर्टफोलियो हो गया, कंपनी का पोर्टफोलियो हो गया, कॉर्पोरेट लोन का पोर्टफोलियो हो गया, इस तरह से। देखो इसमें क्या बोलता है कि क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट अ पोर्टफोलियो लेवल फोकसेस ऑन मैनेजिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ द एंटायर लोन पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट इंडिविजुअल लोन। यहाँ पे इंडिविजुअल लोन ना फोकस करके इंटायर पोर्टफोलियो पे हम लोग फोकस करते हैं। इट डील्स विथ टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, expected losses, capital required to absorb losses, impact on changing portfolio mix। सपोज एक पोर्टफोलियो में मिक्स होता है अलग अलग कैटेगरी का, सपोज एक पोर्टफोलियो ले लिए कि रिटेल का मिक्स कर लिए, हाउसिंग उसमें डाल लिए, अलग अलग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो लेवल में ये होता है कि क्रेडिट कंट्रोल पोर्टफोलियो लेवल पे ऐसा होता है। देखो अब क्रेडिट पोर्टफोलियो रिस्क है, फ्रॉम इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन पोर्टफोलियो लेवल पे क्या होता है, इंडिविजुअल टू पोर्टफोलियो रिस्क शिफ्ट होता है। पहले क्या था, फोकस ट्रांजेक्शन लेवल में इंडिविजुअल बोरोवर पे, नाउ अभी फोकस क्या हो गया, एंटायर पोर्टफोलियो पे। मीनिंग क्या है, इवन गुड लोन्स कैन बी रिस्की इफ टू मेनी आर इन वन सेक्टर और रेटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है रेटिंग वाइज एक्सपोजर मॉनिटरिंग। पहले मैंने डिस्कशन किया था, रेटिंग वाइज होता है कि ए कैटेगरी के कितने हैं, बी कैटेगरी के, एनालाइज हाउ मच टोटल लोन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रेडिट रेटिंग कैटेगरीज, फिक्स क्वांटिटिव कैप्स ऑन एक्सपोजर टू वीकर रेटिंग्स। क्वांटिटिव कैप्स लगा दिए यहाँ पे कि इतना रेटिंग वाले बोरोवर को मैक्सिमम इतना हम टोटल बैंक इतना एक्सपोजर लेगी, ठीक है। रूल क्या बोला था, लोअर रेटिंग स्ट्रिक्टर एक्सपोजर लिमिट, अगर रेटिंग लो है तो उसमें एक्सपोजर लिमिट लेने में स्ट्रिक्टनेस आ गया।
इंडस्ट्री वाइज रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंडस्ट्री होता है, मेटल इंडस्ट्री का एक रेटिंग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री का रेटिंग होता है। बोला चेक रेटिंग वाइज एक्सपोजर इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग रेटिंग कर देता है। सेट एक्सपोजर लिमिट्स फॉर ईच इंडस्ट्री टू अवॉइड ओवर कंसेंट्रेशन। एक हमने डिस्कशन क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो मान लो एक इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रेटिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीमेंट इंडस्ट्री में अपना बढ़ाएंगे एक्सपोजर। तो वहां पे इसलिए कैप कर दिया है कि सीमेंट इंडस्ट्री में अगर रेटिंग अच्छा है तो आप इतना मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं। तो द टू मेनी बी डबल बी रेटेड लोन्स इन वन इंडस्ट्री इंक्रीजेस पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट क्या बोलता है, यूज ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो वार मॉडल। बोल रहा है मूव टुवर्ड्स क्रेडिट पोर्टफोलियो वैल्यू एट रिस्क, जो वार हमने डिस्कशन किया था मार्केट रिस्क वाले में, वैल्यू एट रिस्क। नेक्स्ट बोलता है मेजरमेंट मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो एट ए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब क्या है, हमने क्या बोला था, 95% कॉन्फिडेंस लेवल अगर बार पे लेते हैं तो 5% डिफॉल्ट रेट है। तो यहाँ पर बोलता है मेजरमेंट मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो, इंटायर क्रेडिट पोर्टफोलियो एट ए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। मेरा इंटायर क्रेडिट पोर्टफोलियो सपोज कुछ अमाउंट का है, एक्स अमाउंट का है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 8% उसमें मेरा डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, हाउ मच कैन द बैंक लूज ऑन द इंटायर क्रेडिट बुक। एक एक्सपेक्टेड लॉस की बात किया था हमने, यहीं पे वो एनालाइज करता है। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट टू मेंटेन पोर्टफोलियो क्वालिटी। ओके, टू कीप ए बैंक्स लोन पोर्टफोलियो हेल्दी एंड सेफ, बैंक फॉलोज दिस की मेजर्स। बैंक का पोर्टफोलियो को हेल्दी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, कि हम गलत एक्सपोजर तो नहीं ले रहे हैं, सही एक्सपोजर है, सही से मेंटेन कर रहा है, तो बैंक कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करता है। लिमिट एक्सपोजर बेस्ड ऑन रिस्क रेटिंग, पहले भी डिस्कस किया हमने। फिक्स मैक्सिमम लिमिट, हमने बोला था डबल बी में हम सपोज 50 या 500 करोड़ लेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो 500 करोड़ से ज्यादा हम नहीं लेंगे एक्सपोजर लिमिट। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स एक्सेसिव रिस्क कंसेंट्रेशन, ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं जाना, हायर रिस्क लोअर एक्सपोजर अलाउड। ठीक है, लोअर रिस्क हायर एक्सपोजर अलाउड। मॉनिटर रेटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलरली चेक हाउ बोरोवर आर स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग देखना है, इंडस्ट्री देखना है, बिजनेस सेगमेंट देखना है। इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे लोन रिव्यू में कैसे इसका यूज होता है, एलआरएम जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेल्प्स आइडेंटिफाई रिस्क बिल्ड अप इन वीकर रेटिंग और सेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज मॉनिटरिंग, ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ लोन इंडस्ट्री वाइज एंड सेक्टर वाइज। क्या बोला कि सीमेंट इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वाइज सेक्टर वाइज उसको ट्रैक करते हैं। इफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री परफॉर्म्स पुअरली, टाइटन क्रेडिट नॉर्म्स। सपोज सीमेंट इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेके बढ़ रहे थे कि सीमेंट इंडस्ट्री का रेटिंग स्टार्टिंग में अच्छा था, तो हम एक्सपोजर ले रहे थे उसमें, ऑल ऑफ ए सडन देखा गया कि सीमेंट इंडस्ट्री का रेटिंग डाउनफॉल हो गया, मतलब ट्रिपल ए से अभी आ गया सी रेटिंग या बी रेटिंग। तो वहां पे नॉर्म्स को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टर लेंगे। मतलब कोई अगर सीमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोजर आया मेरे बैंक में प्रपोजल, तो हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्क एपेटाइट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड बैंक इज नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क एपेटाइट बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री। एग्जाम्पल देखो, if real estate loans start defaulting, banks become stricter for new real estate loans। बताया, सीमेंट का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आता है प्लान फॉर डिफॉल्ट एंड प्रोविजनिंग। अब हमने बोला था रिस्क है तो डिफॉल्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एक्सपेक्ट कर लेता है कि इतना हो सकता है मेरा डिफॉल्ट होगा, ट्रेंड वाइज दिखता है। मार्क एडिक्वेट प्रोविजनिंग, और कोई भी लोन अगर एनपीए हुआ है तो आरबीआई के स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन करना पड़ेगा, सब स्टैंडर्ड में तो उसके हिसाब से प्रोविजन करना पड़ेगा। इफ परफॉर्मेंस deviates from expectation, restructure the portfolio, strengthen loan sanction norms। सपोज मैंने एक एक्सपेक्टेशन लिया कि मेरा इतना खराब चल रहा है, इतना मैं एक्सपेक्टेड लॉस ले सकता हूँ, मान लो उससे ज्यादा मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, आ गया एक्सपेक्टेड लॉस बढ़ गया, तो क्या लोन करते हैं बैंक, जनरली रिस्ट्रक्चरिंग पे जाते हैं या स्ट्रेंथनिंग लोन सैंक्शन नॉर्म्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो स्ट्रेस टेस्टिंग हम मार्केट रिस्क में भी पढ़े थे, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग के बारे में, यहाँ भी आ गया स्ट्रेस टेस्टिंग। मतलब कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट ड्यूरिंग मेजर एक्सटर्नल चेंजेस, लाइक फॉरेक्स में वॉलेटिलिटी आ गया, मैंने वहां पे कितना स्ट्रेस ले सकते, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, पॉलिसी चेंजेस आ गया, लिक्विडिटी स्ट्रेस आ गया, बेस्ड ऑन रिजल्ट रिवाइज लिमिट्स। मारो फॉरेक्स में वॉलेटिलिटी आ गया तो लिमिट को रिवाइव करते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया तो लिमिट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइटन क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम फिर उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को टाइट करते हैं। थिंक ऑफ इट एज
व्हाई इफ थिंग्स गो व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, फॉरेक्स में आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तब हम उस सिनेरियो के लिए कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली। 6 नंबर पॉइंट है डिफरेंशियल रिव्यू फ्रीक्वेंसी। मतलब हर अकाउंट का एक रिव्यू मैकेनिज्म होता है, आप लोग ब्रांचेस में भी देखते होंगे कि किसी का क्वार्टरली रिव्यू जाता है, किसी का 6 मंथ्स रिव्यू होता है, किसी का ईयरली रिव्यू होता है। तो डिपेंड करता है, हाई रिस्क बोरोवर को हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, लो रिस्क बोरोवर को लेस फ्रीक्वेंसी होता है, या तो एनुअली करते हैं या तो जनरली हम लोग करते हैं 6 मंथली। तो जितने भी आप छोटे लोन्स के देखोगे उसका रिव्यू नॉर्म्स क्या है कि हम साल में एक बार रिव्यू करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना लिमिट चला गया अकाउंट का, ये लिमिट चला गया मतलब बोल रहा है आप इसको रिव्यू करो और देखो ये चलने लायक है या नहीं है। फोकस मोर टाइम वेयर रिस्क इज हायर। ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसको हम एसीपीएम भी बोलते हैं। मींस कंटिन्यूअसली मैनेजिंग, रीशेपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द लोन पोर्टफोलियो टू इंप्रूव रिटर्न्स व्हाइल कंट्रोलिंग रिस्क। अब इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाई एक्टिव एसीपीएम इज नीडेड। क्यों चाहिए एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्यों चाहिए? पहला है चेंजिंग डिमांड फॉर ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। देखो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, डिमांड फॉर रिड्यूस, ठीक है। इसका रीजन क्या है? डिस इंटरमीडिएशन मींस बोरोवर रेजेस फंड डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ बैंक्स। आजकल बोरोवर क्या है, बहुत उसके पास ऑप्शन बढ़ गया है। पहले क्या होता, इफ यू गो बैक 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो जनरली बैंक वॉज द सोर्स। तो वहां पे क्या होता, ट्रेडिशनल अब खत्म हो जाएगा। फिर कैपिटल मोबिलिटी, फंड्स कैन मूव इजिली अक्रॉस मार्केट्स एंड कंट्रीज। अब फंड्स को मूव करना बहुत सारे चैनल्स आ गए अदर देन बैंक्स ऑल्सो। लीड टू एक्सेस सप्लाई ऑफ क्रेडिट, बहुत इजी हो जाता है आजकल। ओके। लोअर रिटर्न्स एंड हायर रिस्क मींस लोन मार्जिन हैव रिड्यूस, जो हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, माने हमने डिपॉजिट में क्या लिया और लेंडिंग क्या किया, इसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। पहले आप देखना नेट इंटरेस्ट मार्जिन हायर होता था, मैंने डिपॉजिट सपोज 8 रुपया में होता, लोन 13% 14% में होता था, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है 4% 5% का, वो मेरा मार्जिन होता है। आजकल देखो बहुत नॉमिनल मार्जिन होता है, 6% 6.5% मैक्स टू मैक्स रेट देते हैं, 8.5 9% में लोन है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम मोर क्रिटिकल देन वॉल्यूम ग्रोथ। अभी क्या है, केवल ग्रोथ पे फोकस ना करना है, पता चला हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन मेरा पोर्टफोलियो खराब होते जा रहा है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को इक्वली फोकस किया है। इसको बेसल में भी इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। बैंक इसलिए बोलता है बैंक मस्ट एक्टिवली मैनेज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क पे किस रिस्क पे क्या रिटर्न आ रहा है हमको ट्रेड ऑफ देखना है। अब देखो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग एसीपीएम। अब बोलते हैं जब ट्रेडिशनल चीजें जा रहा है तो बैंक अपने आप को अपग्रेड भी करेगा। तो बैंक अपग्रेड कैसे किया है, बैंक नाउ एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो टू टैप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जैसे पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी, मतलब सिक्योरिटाइज्ड लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें होता है हेल्प बैंक ट्रांसफर रिस्क, इंप्रूव लिक्विडिटी, मैनेज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंडिकेटेड लेंडिंग, मतलब लार्ज लोन शेयर्ड बाय मल्टीपल बैंक्स। मतलब एक होता है ना एमबीए बोलते हैं या कंसोर्टियम बोलते हैं, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट या कंसोर्टियम। मतलब कोई बोरोवर मेरे पास आया सपोज कि 1,000 करोड़ का मुझे लोन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं 1,000 का एक्सपोजर हम लेंगे नहीं, वी अंडरस्टैंड, चलो हम 300 का लेंगे। और हम फिर क्या करते हैं, अलग अलग बैंक्स को अप्रोच करते हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। सपोज किसी बैंक को पास गए एक्सपोजर, वो बोला हम 200 का लेंगे, वो बोला 300 लेंगे। ऐसे मिलके एक कंसोर्टियम फॉर्म करते हैं, सारे लोग मिलके उसको 1,000 रुपया करोड़ देते हैं। तो क्या होता है, रिस्क एपेटाइट शेयर हो जाता है, बैंक ए बी सी डी के बीच में शेयर हो जाता है, रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट है लो कंसेंट्रेशन रिस्क, एक्सेस टू लार्ज प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स हमको बहुत ज्यादा मिलता है फिर ऐसे में, और इजी हो जाता है, रिस्क एपेटाइट भी मैनेज होता है, लार्ज प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना भी इजी हो जाता है। थर्ड है प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मींस कस्टमाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन आ गया। रिस्क इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग और क्रेडिट इनहेंसमेंट। कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग का बहुत अभी चल रहा है, देखो अभी सप्लाई चेन फाइनेंस जो ये सब चल रहा है, तो क्या हुआ कैश फ्लो के बेसिस में उसको फंडिंग दे रहा है, उसका कैश फ्लो है। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो लेवल मॉनिटरिंग, जब कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग होता है आपको उसका मैनेज और मॉनिटर करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो न्यू टूल्स फॉर मैनेजिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो। अब क्रेडिट पोर्टफोलियो में आप अगर एसीपीएम एक्टिव में नया अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हो, तो उसको मैनेज करने के लिए भी नया आपको पास टेक्निक्स होना चाहिए। अब देखो बैंक्स बोलता है बैंक्स नाउ यूज एडवांस टूल्स टू एक्टिवली मैनेज एंड ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क।
पहला क्या कहता है, सेकेंडरी लोन ट्रेडिंग, मतलब सेलिंग लोन्स इन सेकेंडरी मार्केट, जो पूल्ड एसेट्स बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है फायदा, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सपोजर, इंप्रूविंग लिक्विडिटी, मैनेजिंग कंसेंट्रेशन रिस्क। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है सिक्योरिटाइजेशन, पूलिंग लोन्स एंड सेलिंग देम एज सिक्योरिटीज। बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल रिलीफ हो रहा है, बेटर बैलेंस शीट मैनेजमेंट हो रहा है। थर्ड आता है क्रेडिट डेरिवेटिव्स, इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क विदाउट सेलिंग द लोन। केवल क्रेडिट, उस पर्टिकुलर क्रेडिट का रिस्क है विदाउट एक्चुअली सेलिंग द लोन। एग्जांपल सीडीएस, इसको हम डिटेल में समझेंगे। रिस्क इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप में रिमेन। सीडीएस में होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या हो गया, रिस्क ट्रांसफर किए, क्रेडिट रिमेन्स इंटैक्ट। देखो, नीड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टूल्स रिक्वायर ए सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट एडहॉक एक्शन। ओके। अब देखो, की रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, टू मैनेज क्रेडिट पोर्टफोलियो इफेक्टिवली, बैंक नीड्स रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको, वेल डिफाइंड क्रेडिट एंड रिस्क पॉलिसीज। अगर आपका क्रेडिट पॉलिसीज, रिस्क पॉलिसीज वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका रिस्क को आप समझ नहीं पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली वो जाके डिफॉल्ट हो जाएगा। ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हैंडल कर रहे हैं उसको एक एक्सपर्टीज चाहिए, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है। केयरफुली सिलेक्टेड आईटी एंड रिस्क सिस्टम, रेटिंग करने का एक केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंप्रूवमेंट, मतलब हम जो मॉडल दे रहे हैं क्रेडिट का या अप्रेजल का मेथड है, उसको कंटिन्यूअस टेस्ट कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं। कोई भी मॉडल्स लाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, हाँ यहाँ पे लूपहोल्स मिला, उसको अपग्रेड करें, तो ये कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंप्रूवमेंट होता है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्रेडिट ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। जनरली आपने सुना होगा मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से ये बात, ये मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के पास रहता है। तो बोलता है LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम टू इवेल्युएट लोन क्वालिटी, identify early credit weakness, assessing provisioning adequacy, ensure policy and regulatory compliance, and support top management in credit risk control. ये बड़े बड़े लोन्स में होता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म। मतलब पहला इसका क्या है, इवेल्युएट करता है लोन का क्वालिटी, आइडेंटिफाई अर्ली क्रेडिट वीकनेस, असेस provisioning adequacy, ensure policy and regulatory compliance, and support top management in credit risk control. What is LRM? Well, LRM is also known as credit audit. It is a continuous and independent review system to check the quality of the loan portfolio, mainly used for large value loan accounts. Objective is to improve credit administration, risk control, and portfolio quality. इसको सिंपल टर्म्स में लेंगे तो LRM चेक्स वेदर लोन आर सैंक्शनड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड प्रॉपर्ली। किसी भी लोन को सैंक्शन करने के बाद वो सैंक्शन सही से हुआ है कि नहीं, मॉनिटरिंग उसमें सही से हो रहा है कि नहीं, और प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। देखो, पहले बोला था लोन रिव्यू मैकेनिज्म, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंडिंग डिपार्टमेंट। ये लेंडिंग डिपार्टमेंट का मॉनिटर नहीं है। आप देखोगे लोन जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होते हैं ऑफिस में, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, जोनल ऑफिस, जहां पे बोला है वहां पे LRM का काम नहीं होता। LRM इज इंडिपेंडेंट। ठीक है। स्कोप ऑफ रिव्यू बोलता है फोकस ऑन हाई वैल्यू लोन्स अंडरटेकन विद इन 3 months ऑफ सैंक्शन या रिन्यूअल, आइडेंटिफाई इंसिपिएंट डिटोरेशन एंड इवैल्यूएट एडहेरेंस टू पॉलिसी। ठीक है। व्हाई LRM इज इंपॉर्टेंट? ओके। LRM की important है, detects problems early, improves credit processes, prevents loan from becoming NPA. Objective क्या है? Early identification of weak loans, assess portfolio quality, assesses adequacy of provision, check policy and regulatory compliance, check policy and regulatory compliance, और support top management, जो हमने डिस्कशन किया था आपसे यहाँ पे, ये सारा कुछ। ओके। फ्रीक्वेंसी, अब देखो LRM का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर्पस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रेडिट सैंक्शनिंग, टू आइडेंटिफाई अर्ली साइन, हाउ ऑफन रिव्यूज आर डन। देखो, हाई वैल्यू लोन शुड बी रिव्यूड विद इन 3 months ऑफ सैंक्शन। ये इंपॉर्टेंट को आप ध्यान रखना कि जितनी भी हाई वैल्यू लोन से उसमें क्रेडिट ऑडिट या LRM करेंगे विद इन 3 months ऑफ सैंक्शन और रिन्यूअल। मोर फ्रीक्वेंटली इफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आर अपीयर, हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर रिव्यू फ्रीक्वेंसी। अब देखो डेप्थ पढ़ते हैं लोन रिव्यू। व्हाट इज चेक्ड? जब लोन रिव्यू करते हैं, LRM करते हैं या क्रेडिट ऑडिट करते हैं, क्या क्या चेक होता है? पहला अप्रूवल प्रोसेस,
वेदर सैंक्शन सही हमारे पॉलिसी गाइडलाइंस से कंप्लाई करता है कि नहीं, क्रेडिट रेटिंग एक्यूरेसी एंड टाइमलाइन, सही रेटिंग उसको अलॉट हुआ है कि नहीं, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक करते हैं, लोन कोवेनेंट्स एंड कंप्लायंस, कोवेनेंट्स का मतलब हो गया कि ऐसा कोई टर्म्स ना हो जिसके वो बैंक के अगेंस्ट में चला जाए, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, रेगुलर फॉलोअप आफ्टर डिसबर्समेंट, जो फंड डिसबर्समेंट हुआ है जिस पर्पस के लिए हम दिए हैं वो पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड आते लोन डॉक्यूमेंटेशन कि मेरा लोन डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है कि नहीं, पोर्टफोलियो क्वालिटी इम्पैक्ट, पोर्टफोलियो लेवल क्वालिटी, रिकमेंडेशन स्टेप्स टू इम्प्रूव पोर्टफोलियो क्वालिटी। ये सारा पॉइंट चेक करने के बाद अगर एलआरएफ जो रिव्यू करते हैं, ऑफिसर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं और ज़्यादा इसमें टाइटर नॉर्म्स होना चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिसिंग है, या फॉलोअप में कुछ जरूरत है, या डिसबर्समेंट प्रोसेस के बाद प्रॉपर मॉनिटर नहीं हो रहा, तो वो अपना देते हैं। Credit risk mitigation. What is CRM? Techniques used to reduce or transfer credit risk. Operates at transactional level or portfolio level दोनों। ट्रांजेक्शनल लेवल में क्या होता है, कोलेटरल विथ फर्स्ट चार्ज बोलते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब जहां पे क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, हमने बोला था क्या है, लास्ट प्रोसेस क्या होता है, मिटिगेशन पार्ट आता है। रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मिटिगेट करेंगे तो क्या आते हैं, क्या होता है, जनरली हमको लगता है कि नहीं इसका बैलेंस शीट वगैरह हमको थोड़ा डाउट लगता है, बैंक को अप्रेजल के टाइम पे बोलता है नहीं आप उनको सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल दे दो, एफडीज दे दो, या एनीथिंग यू हैव जो मेरा लोन को, या उसको क्रेडिट गारंटी में ले लो, तो कोलेटरल विथ फर्स्ट चार्जेस लेता है। कैश और सिक्योरिटी बैक्ड एक्सपोजर, थर्ड पार्टी गारंटी। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है। ट्रांजेक्शनल लेवल में अभी भी आप देखते होंगे ब्रांचेस में कोलेटरल ले लो, कैश और सिक्योरिटी बेस्ड एक्सपोजर ले लो, थर्ड पार्टी गारंटी। तो यहाँ पे हमने इन डेप्थ सारा कुछ देखा है। इस पार्ट पे डे 2 का जो आज नोट्स है हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देंगे, आप इसको गो थ्रू कर लेना, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने चैनल्स में पोस्ट कर दिए हैं, आप उसको एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और योर टाइम, एवरी डे टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट डे 3 में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन क्या है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड में क्या है, सीडीएस देखेंगे, टीआरएस देखेंगे, सीएलएन देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जनरली 1 to 2 मार्क्स पे, तो इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है काइंडली गो थ्रू द वीडियो कंटेंट्स, प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, और डेली बेसिस में इसमें टच में रहिए। थैंक यू for watching our channel, and kindly subscribe our channel and join our WhatsApp channel to get the contents. Thank you.